अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होंगे। और जिंदगी बेहतरीन अंदाज में गुजारने के लिए ना ख्वाहिशात और ज़रूरियात में इदराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान ज़रूरियात पूरी कर लेता है तो उसकी ख्वाहिशात बढ़ने लगती हैं और उन ख्वाहिश की तकमील उसे बाज़ औक़ात गलत रास्तों पर भी ले जाती है। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी से किसी ने पूछा कि हज़रत ज़हर क्या होता है, तो उन्होंने फरमाया कि हर वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो वो ज़हर है। खा वो कुव्वत हो, इक़्तिदार हो, दौलत हो, भूख हो, लालच हो, मोहब्बत हो या फिर नफरत हो, जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आपको मिलेगी या लगेगी वो जहर है। और मेरे ख्याल से हकीकत भी यही है कि जब कोई भी चीज़ अपनी हद से तजावुज़ कर जाती है तो ख़तरनाक हो जाती है। तो इसलिए अपनी ख्वाहिशात को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ही हमें रखना चाहिए और अपनी हुदूद का इदराक लाजमी हमें होना चाहिए कि हमारी हुदूद कितनी, हमने इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं मुल्क की तरक्की की राह में हायल रुकावटों के हवाले से। तो बदउनवानी और करप्शन मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझी जाती है। बदउनवानी और करप्शन हमारे माशरे का नासूर बनता जा रहा है, जिसने माशरे की जड़ें खोखली करके रख दी है। बदउनवानी को हक तस्वुर किया जाने लगा है और जबकि करप्शन को बुराई और जुर्म समझना ही नहीं जा रहा उसको। और करप्शन पर गिरफ्तार हर शख्स जो है वो विक्ट्री का निशान बनाकर कानून का मजाक उड़ाता हुआ भी हमें नजर आता है। और हमारे मुल्क में हर जायज और नाजायज काम करवाने के लिए रिश्वत देने का जो अमल है वो भी अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। और बदउनवानी के बढ़ते हुए इस नासूर की एक बड़ी वजह यह है कि मसला अब अखलाकी मसला भी बनता जा रहा है। अब लोग बदउनवानी के मुर्तकिब होकर भी शर्मिंदगी महसूस ही नहीं करते, बल्कि उस पर फख्र करते हैं, बल्कि उसे अक्लमंदी, अयारी, चालाकी, जहानत और हुनर समझते हैं। और हम में हर कोई किसी ना किसी किस्म की बदउनवानी का मुर्तकिब जरूर हो रहा होता है, चाहे वो अपने ड्यूटी आवर्स में गफलत हो या फिर रिश्वत हो। आज दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से भी इस दिन की मुनासबत से नो टू करप्शन का जो पैगाम है वो जारी किया जा रहा है। और बिलाशुबा ये बहुत बामकसद और फौरी समझ में आने वाला पैगाम है, लेकिन क्या इस पर अमल करने को हम लोग तैयार हैं? मुल्क और मुआशरे से करप्शन के नासूर का खात्मा कैसे किया जा सकता है? मैरिज का फरोग कैसे मुमकिन हो सकता है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। डॉक्टर सहर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सहर, जैसे हम आज बदउनवानी का जो आलमी दिन है वो मना रहे हैं, तो हम बदउनवानी की और करप्शन की बहुत बातें करते हैं। हर कोई बात करता है, बड़े से लेके छोटा तक बात करता है। हम सारी जो जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से वो हुक्मरानों पे डाल देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है एक जो लेमैन है उसमें रेडी वाला भी आ जाता है, उसमें हमारा पुलिस वाला भी आ जाता है, उसमें हमारा उस्ताद भी आ जाता है, इवन कि हम लोग भी उसमें आ जाते हैं, क्या हम भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं? करप्शन फ्री हम लोग भी हैं? मैं कहती हूँ मुनीबा कि अगर पाकिस्तान में कोई दिन रोज ऑब्जर्व करना चाहिए ना, यानी जो मसला, जो बीमारी, जो दीमक हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा चाट रहा है तो वो वर्ल्ड करप्शन डे ही है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में हमारे पास, क्योंकि मुझे अपने मुल्क के हालात का सबसे ज्यादा पता है, बाकी मुल्कों में भी होता होगा, मैं इस वक्त अपने मुल्क के हालात पर बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा यही दिन मनाने की जरूरत है। जहां तक हुक्मरान की बात है, हुक्मरान हर जगह मौजूद नहीं है। हुक्मरान आपके घर में मौजूद नहीं है, हुक्मरान आपके दफ्तर के कमरे में मौजूद नहीं है जब आप फाइल्स की हेरा फेरी कर रहे हैं, हुक्मरान उस इंटरव्यू में मौजूद नहीं है जब आप किसी खास इदारे में बातें तो बहुत मेरिट की करते हैं, लेकिन इंटरव्यू और प्रमोशंस और एलिमिनेशंस और ये सारी चीजें जो है आप सिफारिश पे और रिश्वतों पे करते हैं। हर जगह हुक्मरान मौजूद नहीं है। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन के घरों में भी और दफ्तरों में भी हर एक को कोई डेजिग्नेशन दी गई है। अगर उसको वो डेजिग्नेशन दी गई होती है तो उसको एक्सरसाइज करने की, उसको इंप्लीमेंट करने की पूरी सलाहियत भी दी होती है। तो उसकी जो करप्शन जिस लेवल पे जो इंसान करेगा, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, उसके लिए जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही है। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने इंट्रोडक्शन में की है कि कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो करप्शन फ्री ना हो जाए। हमारे यहाँ पे ना लोग बड़ी खुदगर्ज हैं। पहले तो मैं ये बता दूं लोगों को, जो करप्शन के मुर्तकिब है, करप्शन बहुत तरह की होती है, इस पे तो पूरा दिन गुजर सकता है बात करते हैं कि आप इंडिविजुअली भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में ये है ना कि मेरी तो तरक्की हो, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जाए भाड़ में, बाकी मेरी टीम जाए भाड़ में, मेरा मुल्क जाए भाड़ में, तो ऐसा नहीं होता है।
आप भी तरक्की नहीं कर रहे हैं। बुरे की रस्सी दराज जरूर होती है, लेकिन जब उसकी पकड़ होती है तो वो पकड़ बहुत सख्त होती है, और अगर यहाँ पकड़ नहीं होती है ना तो फिर आपको मजीद परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब है पकड़ आखिरत में होने वाली है। तो वहां पे छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत खाता जो है वो आपका पूरा नहीं हुआ है। मतलब इसमें हम देखते हैं कि हर कोई इसी चक्कर में होता है कि कहाँ से हम लोग बिल्कुल थोड़ा बहुत हमें मिल जाए, या हम लोग किसी को कह लेना वो छुरा घोंप देते हैं। दूसरा एक जमाना होता था डॉक्टर सहर के, हम देखते थे कि जो करप्शन करता था उसको बहुत बुरा समझा जाता था, उससे बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया जाता था, इवन कि उसके घर भी नहीं जाया जाता था, सलाम दुआ भी खत्म कर दी जाती थी, पानी पीने के रवादार भी नहीं उसके घर पे होते थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से पैसे को सलाम है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो करप्शन ज्यादा कर रहा है, वो उसको हर कोई अच्छा भी समझ रहा होता है। तो ये जो मुआशरती हमारा रवैया है, क्या ये भी करप्शन के फरोग में मुआवन है? मुनीबा, मेरे पास तो इतनी मिसालें ऐसे लोगों की जिनको गबन के इल्जाम में यूनिवर्सिटियों ने बाहर निकाला है, और उसके बाद किसी और यूनिवर्सिटी ने उनको डायरेक्टर रख लिया, किसी और यूनिवर्सिटी ने उनको जो है वो हाई पोस्ट पर हायर कर दिया। तो इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि सजाएं नहीं दी जा रही, क्योंकि कोई आपके पास कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ पे इस चीज को बड़ा मैटर ऑफ प्राइड लिया जाता है। ये कहा जाता है कि भाई मैंने उसको इतने पैसे चढ़ाए, मैंने तो उसको फलाने जो है इसका फोन करवा दिया, इस पोजीशन के बंदे का फोन करा दिया, चाहे वो जिस भी महकमे में आपके पास, गवर्नमेंट के महकमे में हो, किसी भी महकमे में हो आपके पास हायर हो, तो इसको तो आपका वो सेंस ऑफ प्राइड लिया जाता है। मैं इसकी मतलब बहुत ही ज्यादा मॉरली बदतरीन एग्जाम्पल आजकल जो मैं देख रही हूँ कि इंटरव्यूज में जब लोगों को हायर किया जाता है तो उनको पता होता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर हंस रहे होते हैं कि टॉप 10 सिफारिशी ये हैं, तो टॉप 10 सिफारिशियों में से 7 सीटें हैं, देखें कौन सिलेक्ट होता है। टॉप 10 मेरिट की बात नहीं मैं यहाँ पे कर रही, टॉप 10 सिफारिशियों की बात कर रही हूँ। ये सेंटेंस आज से 5, 6, 10 साल पहले सुनने को नहीं मिलता था। इसका मतलब है कि हमारे माशरे में जो गंदगी है, जो गलाजत है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर जगह पे आप कहीं पे भी देख लें कि वो लोग जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो लोग जो अपने मेरिट पर ऊपर आए हैं, उनको छोड़ के उन लोगों को हायर किया जाता है जिनको सब्जेक्ट का सर पैर भी नहीं पता होता है, जो कि डिजर्व ही नहीं करते हैं। और फिर इससे पता क्या होता है, इससे आपके इदारे का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके मुल्क का डाउनफॉल शुरू होता है। क्योंकि इन द लॉन्गर रन अगर उन लोगों में इतनी प्रोडक्टिविटी होती, इतनी ज़ील और ज़ेस्ट होता कि वो कुछ कर सकते हैं, तो वो चीज़ नजर आना शुरू हो जाती है आपके बिगिनिंग ईयर्स में। अब जब ऐसे जंग लगे लोगों को आप अपने इदारों में हायर करते हैं और आप उनको प्रमोट करते हैं, तो वो आपके इदारे की तरक्की के भी काम नहीं आते, खुद तो उनमें आगे बढ़ने का जज्बा नहीं होता, क्योंकि उनको पुश से चलने की आदत होती है, वो भी एक नाजायज पुश से। तो मुल्क जो है वो बहुत ही बदतरीन सूरत हाल का शिकार इस तरह होता जा रहा है और पस्ती की तरफ जाता जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब बुनियादी वजूहात क्या है कि जो ये बदउनवानी का अंसर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बेईमानी, झूठ, ये सारा क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? हमारी तरबियत में तो कमी है ही है, और दूसरा मैं कहूंगी कि हमारे पास जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रिक्ट सजाएं हों कि भाई किसी भी इदारे में अगर करप्शन पकड़ी गई तो उसकी सजा टर्मिनेशन है, उसकी सजा ब्लैक लिस्टिंग है, उसकी सजा उसके बाद कहीं और पर आपके पास, और अगर इंडक्शंस की भी स्ट्रिक्ट मेरिट हो कि ये बॉक्सेस हैं, कागजों में लिखा हुआ है, इन बॉक्सेस को आप टिक करेंगे तो आप इंडक्ट होंगे, फलां शख्स को आप खुश करेंगे तो आप इंडक्ट नहीं होंगे, अगर ये चीज निकल जाए तो फिर आपके पास मेरिट। डॉक्टर ज़हर, हम देख रहे हैं कि ये तो करप्शन है ही है, हमारे ग़िज़ा में भी तो करप्शन है, कोई चीज हमें खालिस नहीं मिल रही है। इवन के जो बच्चे दूध भी पीते हैं वो भी, उसमें भी करप्शन की जाती है, उसमें भी मिलावट की जाती है। फूड एडल्टरेशन इस जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ करप्शन जो कि हम लोग आज फेस कर रहे हैं। हम लोगों को फैंसी पैकेट्स में, इवन कि मैंने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट भी किया था, लो फैट प्रोडक्ट्स में हमें ये कह के कि हमारा वजन कम होगा, इतनी चीनी बेची जा रही है। लो फैट प्रोडक्ट्स के 1 टीस्पून में असल टीस्पून से 4 गुना तक ज्यादा कैलोरीज होती हैं। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और इंडस्ट्री काइंड ऑफ माफिया बनती जा रही है, आप इससे बहुत ज्यादा लोगों को देखते होंगे जो लो फैट प्रोडक्ट्स खा रही होती हैं पूरा दिन, बेचारी आंटी, और वजन उनका कम नहीं हो रहा होता क्योंकि पूरा दिन वो चीनी खा रही होती है। जब लो फैट खा रहे हैं, एग्जैक्टली, जब दूध में सर्फ जाएगा, मसालों में ईंटों का पाउडर जाएगा, बनस्पति घी में स्मद बॉन्ड जाएगा, तो तब तो आपके पास ये सब कुछ होगा ही। अनफॉर्चुनेटली माफिया इतना ज्यादा ग्रो कर गया है कि इसको पकड़ना आम बंदे के बस की बात तो नहीं है। हुकूमत ही अगर सीना चौड़ा करके खड़ी हो जाए तो फूड एडल्ट्रेशन तो तभी रुक सकती है। और इसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं? देखिए मुनीबा, ओबेसिटी का पहले जो हम बहुत से 40 साल की बाद उम्र वाले लोगों को देखते थे कि जिनको ओबेसिटी हो रही है, शुगर हो रही है, दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं,
अब तो पहले से 20 साल के बाद लोग इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं। मुनीबा, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक कंडीशन जो आपके पास मोटापे के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें आपके पास दिल की बीमारी भी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, शुगर भी आ जाता है, बाकी सारे अमराज भी आपके पास आ जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान का स्टैट्स देखें ओबेसिटी का, तो वो इतनी स्पीड से ऊपर गया है पिछले 20 सालों में, और उसकी वजह यही है जो आपके पास गलत फूड प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट हुई है, और इसके अलावा जो आपके पास खाने ऑर्गेनिक के नाम पर बेचे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक अंडे बेचे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, उनके ऊपर से रंग हुआ हुआ है, असल में वो ऑर्गेनिक अंडे हैं ही नहीं है। तो इस वजह से आपके पास ये सारा जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वही हमारे जो बड़े थे जो 80-85 की उम्र में भागते दौड़ते फिरते थे, इतने फिट होते थे वो। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ जब वो अपनी आके एज बताते हैं 45-47, ऐसा लगता है कि सदियों की थकावट है उनके ऊपर, और जिस्म पे इतनी चर्बी की लेयर्स हैं, आंखें सूजी हुई हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड द बैड फूड हैबिट्स दैट वी हैव अडॉप्टेड। और हमने अपनी कन्वीनियंस पे जिन फूड प्रोडक्ट्स को उठाना शुरू कर दिया, हमें पता नहीं है कि उसमें से जो जहर हम खा रहे हैं हमारे जिस्म में उसको हजम करने के एंजाइम ही मौजूद नहीं है। मतलब वही करप्शन ही हम कर रहे हैं, जिसका जहां पर मौका मिलता है, जिसको जितना मौका मिलता है वो उतना कर लेता है, चूना लगा लेता है, ये कह सकते हैं। दूसरा, फिर किस तरह हम एज एन इंडिविजुअल अगर बात की जाए तो हम अपने मुआशरे में जो अपना किरदार है, एक अखलाकी भी और मुआशरती भी हमारा कुछ रोल बनता है, हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने करना है तो मैं कैसे करूं, आपने करना है तो कैसे करें? हम अगर बच्चे को एक सिखा रहे हैं तो आपने बड़े होकर किस तरह अपना किरदार निभाना है, उसकी किस तरह तरबियत? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी सहूलत और एक बड़ी फैसिलिटेशन है अच्छाई इंप्लीमेंट करने में। बुराई चाहे कितनी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, जो अच्छाई की खुशबू होती है ना, जो नेकी की खुशबू होती है, वो छुपाए नहीं छुपती है। आपने डेली बेसिस पे हर इंसान अगर अपनी जिंदगी को बाकायदा कर लेगा ना, और जब उसके फल नजर आने शुरू होंगे, लोग देखेंगे कि इन द लॉन्गर रन आपकी सेहत को भी लेकर, आपके करियर को भी लेकर, आपकी मॉरल प्रोग्रेस को भी लेकर, आपकी सोशल प्रोग्रेस को भी लेकर कि वो सब कुछ कितना बेहतर है, तो आपके आसपास वाले इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कितने सारे लोगों को आप बुराई के बीच के रास्ते में से खींच ले, कितने सारे लोग बुराई के रास्ते पर चले ही ना, अगर आप अच्छाई की खुशबू लेकर फिर रहे हैं। हम कम से कम अपनी तरह तो सीधे रास्ते पे चल सकते हैं। हम तो कह सकते हैं ना, मैं रिश्वत का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं सिफारिश का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं किसी भी गलत काम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं फूड एडल्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनूंगा, और सबसे बढ़कर मैं हक आवाज बुलंद करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो फिर लोग इंस्पायर होंगे। अच्छाई की खुशबू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है मेरे ख्याल से, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन आप फिर भी आप नजर आ रहे होते हो उन लोगों में से। मेरे ख्याल से वो रोशनी जो होती है ना आपकी, वो फिर फैलना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ही फैले। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत पे हम पूरी नहीं डाल सकते जिम्मेदारी के, उन्हीं का काम है करप्शन फ्री पाकिस्तान को करना। हम भी इसके शहरी हैं, हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमने अपने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर किस तरह गामजन करना है, वरना तरक्की हमें नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से यही हो सकता है, तरक्की तभी मिलेगी जब हम सारे अपना इंडिविजुअली हकीकी तरक्की, एग्जैक्टली अपना जो ड्यूटी वो सर अंजाम देंगे। एब्सोल्युटली हकीकी तरक्की जिसको आप कहते हैं मॉरल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, फाइनेंशियल प्रोग्रेस। ये जो आप इतने सारे बाहर के मुल्क देखते हैं, ठीक है, मैं जैसे सिंगापुर की एग्जांपल लेती हूँ। जब मैं सिंगापुर गई थी, आई वाज अमेज्ड at the level of progress, at the level of morals that they have. वहां पर आप, I really want to quote this, किसी अगर आप फूड कोर्ट में अपना बैग रख के चले जाते हैं ना, और 2 घंटे बाद अगर उसमें कितने $1000 भी पड़े, आप वापस आते हैं, आपका बैग वहां से कोई नहीं उठाता। I have experienced this. आप पार्क्स में सोते हैं, अपने पास पैसे लेके, चीजें लेके, आपकी इज्जत सेफ है, आपका पैसा सेफ है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस ओवर देयर। क्या वहां पे इंसान नहीं बसते हैं? क्या जो शैतान और जो इब्लीस है उसने सिर्फ वो वाला मुल्क छोड़ दिए, या इस तरह के कुछ और अगर ऐसे ममालिक है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस सिंगापुर के साथ है, वो छोड़ दिए, लेकिन वो बाकी ममालिक में है। उन लोगों ने सदियों से अपने आप को कंडीशन किया है, अपने आप को एक्सरसाइज किया। इट वॉज अ शॉकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं अपना पर्स मॉल में छोड़ के फिर रही हूँ। कैन यू इमेजिन डूइंग दिस इन पाकिस्तान? इंसान को मॉरली इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना टफ होना चाहिए इंसान को। तो इसका मतलब है कि उनके बुजुर्गों ने, उनके बड़ों ने, उनकी हुकूमतों ने ये मिसाल सेट की है। नफ्स पे काबू इसको कहते हैं, चाहे वो काफिर क्यों ना करे, आफरीन है उनके नफ्स के काबू। बिल्कुल, और ये नफ्स पे काबू पाना जो है हमें सिखाया जाता है घर से ही। मतलब घर से ही आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, तभी बड़ा बच्चा होता है तो वो देखता है कि हमारे घर पे क्या मॉडल एक चल रहा है, फिर उसी को हमने आगे लेकर चलना है। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी, मोटिवेशनल स्पीकर है, समाजी कारकुन है। डॉक्टर सहर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है। तो जनाब, हमें भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभानी है और करप्शन फ्री पाकिस्तान हम लोगों ने बनाना है खुद ही। तो इसी के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की तो कोई भी खेल का मैदान हो, पाकिस्तानी एथलीट्स हमेशा सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए मुल्क का नाम रोशन करते हुए आते हैं। लेकिन आलमी बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान पीछे था और अब उस मैदान में भी पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए और तकरीबन तमाम कैटेगरीज में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स का नाम गूंज रहा है। चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के 65 साला अब्दुल वहीद ने आलमी मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो अब स्पेन के शहर वेलेंशिया में होने वाली वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर जहांजेब का नाम गूंज रहा है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले बॉडी बिल्डर जहांजेब हफीज ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में फिजिक एंड फिटनेस कैटेगरी के 2 मुकाबलों में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। तो जहांजेब का ये सफर कैसा रहा, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जहांजेब हफीज है, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है। जहांजेब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जहांजेब, ये जो रिसेंटली स्पेन में हुई है वर्ल्ड चैंपियनशिप और बॉडी बिल्डिंग कह ले, उसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा? कैसा मतलब वो जज्बात हमें बताइए जब आपको पता चला आप जीत चुके हैं वहाँ पर। जज्बात तो बयान नहीं कर सकता, दैट वाज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और उस वक्त के लिए एक्सपीरियंस, इतनी बड़ी दुनिया के साथ कम्पीट करना, अदर कंट्रीज, अदर सिटीज़ और बहुत से मुल्क, ख़ासतौर पे हमारा पड़ोसी मुल्क होता है वहाँ पे, ऐसे मुकाबलों में तो वो और एक इंकरेजनेस मिलती है आपको। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और तब आप जीत जाते हैं तो फिर लाइक यू कैन एक्सप्लेन दैट फीलिंग। अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकते हैं वहाँ पे, और उससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। बहुत बिग थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहांजेब, मतलब इस तरह की जब चैंपियनशिप्स होती हैं तो उसके लिए कितनी देर पहले आप लोग तैयारी शुरू कर लेते हैं? हम लोग तैयारी में तो रहते हैं हर वक्त, लेकिन एक साल उसको नॉन स्टॉप उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। हर वक्त उसको लेके चलते हैं पूरा एक साल। कम से कम हमें होता है कि हम एक साल पूरा उसको देंगे तो हम स्टेज के ऊपर कुछ रॉक कर सकते हैं। मतलब वो ट्रेनिंग आपने पूरे एक साल तक करनी है? हाँ बिल्कुल, एक साल। वो डाइट प्लान्स, वो अप एंड डाउन ट्रेनिंग्स, कभी हाई साइज कभी लो साइज में, आपने कटिंग्स में, आपने पूरा एक साल उसको पूरा तैयार करना होता है। पूरा एक साल कम से कम आपको चाहिए एक अच्छा कम्पीट करने। ठीक है। और ये वाली अगर मैं इस पूछूं चैंपियनशिप के बारे में तो कितनी टफ थी आपके लिए? इट वाज रियली वेरी टफ। मुझे उम्मीद थी थोड़ा बहुत होगा जब हम जा रहे थे कि ठीक है देख लेंगे। तब हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे बहुत लोग हैं। लाइक इट वाज टफ। तब हम नीचे स्टेज से खड़े होते हैं, बैक स्टेज पे होते हैं, तब पता चलता है कि देयर आर सो मेनी पीपल्स जो स्टेज पे जाके हमें बहुत तंग कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उसी का शुक्र अदा कर रहा हूँ। बाकी टफ बहुत था, बहुत टफ थी, क्योंकि इतने लोगों के सामने आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, उसकी जो इज्जत है उसको लेकर आगे चलना है। दूसरा मुझे बताइए कि बॉडी बिल्डिंग के शौकीन तो हर कोई होता है, मतलब सारे नौजवान लड़के कह लें कि बॉडी बिल्डिंग के शौकीन होते हैं, लेकिन अगर हमने चैंपियनशिप में हिस्सा लेना होता है तो कोई रिक्वायरमेंट्स अलग सी होती है क्या? बिल्कुल होती है। आपको हमारे यहाँ ना लोग ट्रेनिंग करते हैं, अपने जिम जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। सोचते रहते हैं हमने कभी कम्पीट करना है, पर किसी फेडरेशन के साथ नहीं जाते, प्रॉपर ट्रेनर्स नहीं रखते, तो उनको पता ही नहीं होता, बस वो सोचते रहते हैं। पाकिस्तान में फेडरेशंस हैं, प्रॉपर हैं, हाँ अप एंड डाउन चलते रहते हैं सिस्टम्स, लेकिन आप किसी फेडरेशन के साथ अपने आप को इन टच रखते हैं। आप लाइक आज सोशल मीडिया से आप उनके साथ इन टच रहते हैं, दे पोस्ट एवरीथिंग कि हम कंपटीशन कराने लगे हैं, तो फिर आप उसके साथ इन टच रहेंगे तो कुछ कर सकते हैं। exactly. आप अकेले में सोचते रहेंगे कि मैंने करना है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो चैंपियनशिप के लिए फिर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है? किस तरह की फिर आपको बॉडी क्या अलग से बनानी पड़ती है या वैसे ही जो रूटीन में कर रहे होते हैं सारी चीजें, एक्सरसाइजेस वगैरह? रूटीन्स नहीं होती, बदल जाता थोड़ा सा। आपको फिर बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। इफ यू आर कम्पीटिंग लोकल, वो भी बहुत मेहनत है, वो भी कोई हल्का काम नहीं, लेकिन आप इंटरनेशनल जा रहे हो तो फिर आप उस लेवल्स को टच करते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कहाँ पे माइनस पॉइंट्स हैं, कहाँ पे प्लस पॉइंट्स हैं, कौन सा एरिया आपका वीक होना चाहिए, कौन सा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें आप किसी को बीट कर सकते हैं, तो वो वाला आपको देख के चलना पड़ता है। तो उसके साथ साथ फिर आप अपनी तैयारी करते हैं। तो बॉडी बनाने के लिए मतलब एक तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आपने बोला ट्रेनिंग करनी है, दूसरा डाइट और जो एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनिंग से, क्योंकि डाइट प्लान्स ही सब कुछ चेक करते हैं। आपकी बॉडी में कितना कार्ब रहना चाहिए, कितना फैट लेवल रहना चाहिए, कितनी शुगर लेवल रहना चाहिए, हर एक को मेंटेन करते हुए ही बॉडी, तब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट आउट करते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग अच्छी ना करें और डाइट अच्छी ले लें तब भी नहीं हो सकता। अगर आप डाइट बुरी लें और ट्रेनिंग अच्छी कर लें तब भी नहीं हो सकता। इनका कॉम्बिनेशन बहुत हार्ड है।
आपकी नींद, आपका खाना और आपकी ट्रेनिंग, तीनों, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर आपको फिर आपकी बॉडी बनना शुरू फिर होती आपको है। रिजल्ट्स मिलता है। लेकिन अगर आप तो चैंपियन हैं, आप तो अपने आप को फिट रखेंगे, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं उन्होंने अगर अपनी बॉडी बनानी है तो कम से कम दिन में कितनी देर उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए? मिनिमम 45 मिनट्स। ओके, 45 मिनट्स उनको अपनी ज़ात के लिए देने चाहिए, लाइक दिस ऑन सेल्फ। 45 मिनट्स में चाहे वो कार्डियो कर लें, चाहे वो हल्का फुल्का सा वर्कआउट कर लें, वो जितना दिन का उन्होंने बैड खाया हुआ है जो वो सब कंज्यूम हो, लेकिन उनको कम से कम 45 मिनट्स पर डे एक नॉर्मल इंसान को देने चाहिए अपने। और 45 मिनट्स में यहाँ से पता भी नहीं चलता। अगर आप ग्राउंड में जाएं तो 2 से 3 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाएं तो आप अच्छा सा कार्डियो कर सकते हैं। वॉक किस तरह की करें? मतलब बहुत से लोग कहते हैं अच्छा हमने सिर्फ खाली चल लिया, वॉक कर ली, वॉक क्या ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए? ब्रिस्क वॉक ही कंपल्सरी है अगर आप फिटनेस के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर चल लिया तो वो आप घर में बहुत चल लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। ब्रिस्क वॉक करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आते हैं और आपको फील कराता है, आप खुद फील करते हैं कि आप अपने आप को लाइट फील करते हैं, तब आप कुछ इजी होके आते हैं जिम से, तो आपको पता चलता है कि आपने अपना जो था सब कुछ बैड बाहर निकाला और फिटनेस में आप लेजीनेस छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ भी हम बात करते हैं कि वो मोबाइल पे बैठ के ना हर वक्त लेजी रह गया, हम हिम्मत ही नहीं करते जाने की और कहते हैं बस मैं कल जाऊंगा जिम, कल जिम जाऊंगा या नेक्स्ट मंडे से जिम इरादा कर लेते दिमाग में, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो नहीं रहा होता उनसे। नहीं। तो जो मुझे बताइए कि अगर बहुत से लोग हैं फिर इस हवाले से, जैसे हम बात भी करते कि स्टीरॉइड्स भी फिर इस्तेमाल करते हैं बॉडी को बनाने के लिए, ये एक नुकसानदेह भी है, तो क्या ये बॉडी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की? बेसिकली ना स्टीरॉइड का नाम गलत तौर पे लिया जाता है। हम कोई बॉडी का किसी पार्ट का बूस्टर भी लेते हैं ना तो लोग उसको स्टीरॉइड कह देते हैं। अच्छा, हम प्रोटीन लेते हैं तो स्टीरॉइड कह दिया जाता है। हम कोई अच्छा अपनी कुछ बॉडी फिजिक की चीज़ें हमें पूरी करने के लिए कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, उनको भी स्टीरॉइड्स की कैटेगरी में गिना जाता है। हाँ, स्टीरॉइड्स अवेलेबल हैं, हर जगह पे लिए भी जाते हैं, बैड भी हैं, अच्छे भी हैं, कुछ हमें अलाउ किए जाते हैं, कुछ हमें अलाउ नहीं होते। तो वो हमें हमारी जो फेडरेशन है उनको पता होता है कि क्या क्या चीज़ आप ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो, कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। तो बैन आइटम्स बहुत ज़्यादा है। हमारा टेस्ट हुआ है वहाँ पे, क्लियरेंस का टेस्ट के बाद हमें क्लियरेंस मिलती है, तब आप गोल्ड होते हैं। कभी कहीं भी कम्पीट करते हैं तो उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है प्रॉपर कि आपने कुछ लिया तो नहीं है, उसके बाद अनाउंस होता है कि आप विनर है, आप विनर हैं और आप इस कंपटीशन के लिए जो है वो आप विदाउट स्टीरॉइड हैं और आप जेन्युइनली लड़ सकते हैं, कंपटीशन में लड़ सकते हैं। दूसरा मतलब ये मसला जो है मेरे ख्याल से नौजवानों में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वो शॉर्टकट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं कि जल्दी हमारी बॉडी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही वो लाइक हमें देखते हैं, हमें देखते समझते हैं कि शायद हम रात बन गए, बाय नाइट सारा कुछ हो गया, पर ऐसा ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता। हम बहुत सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, वो समझते हैं माएँ आज जिम तो हम कल बन जाएंगे। आज मैंने वो वेट उठाया तो बस मेरे बाजू में दर्द हो रही है, वो क्रैम्प्स नहीं है, वो मेरी बॉडी बन गई। तो वो चीज़ें उनको शॉर्टकट में मजबूर कर देती हैं। और कुछ हमारे गलत ट्रेनर्स, कुछ कोच दोस्त हैं जो कि फिर उनको गलत रास्ते पे लगा देते हैं शॉर्टकट्स दिखाने के लिए कि यार मेरा काम बन जाएगा और ये फटाफट कुछ ना कुछ बन जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा नुकसान आता है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। तो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी सोच में ऐसी प्रॉब्लम है कि शायद मैं अगर 2 पैनाडोल भी खाऊंगा ना उनके सामने तो दे थिंक कि ये पैनाडोल से बॉडी बन, वो देख के इतना प्रोफेशनल ट्रेनर्स और जो कोच हैं वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ कंपल्सरी थिंग। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हाँ आप फिटनेस के लिए जा रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे वॉक कर रहे हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कोच के बगैर आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। मैं 2 सालों से लड़ता आ रहा हूँ कंपटीशन, मैंने अपने कोच को एक दिन भी मिस नहीं किया हुआ, मैं उनके बगैर ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, वो ही मुझे ट्रेन करते हैं। हाफिज नासिर है मेरे कोच, वो मेरे हर वक्त साथ होते हैं, मुझे ट्रेन उन्होंने ही करता। मैं ये बिल्कुल नहीं कभी छोड़ता कि वो नहीं है तो मैं उनके बगैर भी कर लूँगा, नहीं, उनका सर पे होना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि वो देख सकते हैं, लाइक मैं अगर किसी को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मेरे भी बहुत से दोस्त स्टूडेंट्स हैं, तो वो मैं उनको देख सकता हूँ, वो खुद नहीं देख सकते वो चीज़ कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, ये ट्रेनर बहुत जरूरी है। तो आपने इससे पहले जहाँ से कितने कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लिया? इससे पहले मैंने 2019 में कंपटीशन में हिस्सा लिया था, वो मिस्टर एशिया के लिए था सिंगापुर में, वहाँ पे मैं सेकंड हुआ था फिजिक में। और उसके बाद अल्लाह ने हिम्मत रखी, हमने कोशिश करते रहे, कोविड आता रहा, हमने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, फिर अल्लाह पाक ने और इज्जत दी और इस दफ़ा गोल्ड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने फिर सोच लिया था कि उसके बाद मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप लाइक आई वाज ऑन इट। मैंने कहा था, मैंने इस दफ़ा एक इरादा पहना था कि मैंने ग्रीन कोट जरूर पहनना है। एक ज़हन में था कि अब मैंने ग्रीन के लिए खेलना है। पहले मैं अपने लिए खेल के आया था,
इस दफ़ा ग्रीन के लिए खेलना था कि पाकिस्तान के लिए ही खेलना। पाकिस्तान के लिए इस दफ़ा खेला है और आपने गोल्ड भी हासिल कर लिया है। तो अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे जाकर? इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म को लेके कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। और बहुत से मुल्कों ने इन्विटेशंस भेजे हैं फ़ॉरेन ही, और यूएस साइड से हैं, इटली साइड से हैं, थाईलैंड साइड से हैं। इन्हीं के साथ साथ अब लेके चलेंगे, हम और खेलेंगे इंशाल्लाह। तो आप तो इंटरनेशनली भी जाके खेलते हैं, तो क्या पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं ये बॉडी बिल्डिंग में? आप पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट थोड़ा सा इनको सपोर्ट करे, फेडरेशंस को, आम इंसानों को ना भी करे तो फेडरेशन प्रॉपर चैनल्स पे आ जाएं। फेडरेशन हमारे पाकिस्तान में हमको 100 फेडरेशन है, अगर वो 1-2 हो जाएं तो शायद एक अच्छा सिस्टम बन जाए। तब हमारी फेडरेशन लैग इसलिए कहती है कि बहुत सारी बनी, बहुत सारी फेडरेशन, वो हर एक प्रेसिडेंट है, हर एक कोच है, तो वो अगर एक हो जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का। बहुत अच्छे एथलीट्स हैं हमारे पास, बहुत फिट एथलीट्स हैं जो कि जा सकते हैं बाहर, लेकिन नहीं जा पाते क्योंकि विजन नहीं है, क्लियरेंस नहीं है। अच्छा। कोई बताता नहीं है कैसे जाना है, मुश्किल होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हमें हो जाती है। मैं बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल्स वैसे भी करता हूँ, लेकिन मेरे जैसे बंदे को भी प्रॉब्लम हो जाती है बाहर जाते हुए, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जहाँ से अभी आपको बहुत से लोग देख भी रहे होंगे, बहुत से नौजवान भी आपको देख रहे होंगे और आपकी तरह चैंपियन बनना चाहते होंगे, चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहते होंगे, तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या उनको मैसेज देंगे आप? प्रोसीजर यही है कि अगर आप लड़ना चाह रहे हो तो लाजमी अपनी किसी फेडरेशन के साथ रब्ते में रहे। ठीक है। लोकल फेडरेशन हो चाहे पाकिस्तान के लेवल पे हो, फेडरेशन अपनी अच्छी कोच, अच्छी जिम, अच्छी फेडरेशन, तभी आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। आप कहेंगे कि मैं किसी भी बैठा हूँ तो नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, जहांजेब हफीज़ हमारे साथ मौजूद है, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन हैं। जहांजेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। जरा मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए माशरे के एक अहम लेकिन निगलेक्टेड सेगमेंट के हवाले से, जिन्हें हम खुसूसी अफराद कहते हैं, डिसेबल्ड पीपल और डिफरेंटली एबल के नाम से भी उनको जाना जाता है। नाम चाहे जितना भी अच्छा उनको दे दिया जाए, उन लोगों की तकलीफें, उन लोगों के मसाइल, उनके दुख कम नहीं हो सकते। गुज़श्ता हफ्ते भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का आलमी दिन मनाया गया। हमने भी अपने शो में इस मौजू पर बात की और उन खुसूसी अफराद को दरपेश मसाइल का अरबाब इख्तियार के नोटिस में लाने की हम लोगों ने भी थोड़ी सी कोशिश की। हुकूमत पंजाब और महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से माजूर अफराद की बहाली के लिए कुछ इंतहाई इकदाम उठाए जाने का जो है ऐलानात भी सामने आए हैं, जिनमें तकरीबन 3.5 अरब रुपए मालियत से शुरू किए जाने वाला हम कदम प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके तहत खसूसी अफराद के लिए 2000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। और उसके अलावा माजूर अफराद की फलाह बहबूद और बहाली के पंजाब असम्बली में नया बिल भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। और हम कदम प्रोग्राम और नए बिल के तहत क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी हैं, सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। सर, इस नए बिल के हवाले से हमें बताइएगा। पंजाब एनवायरनमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आप लोगों ने जो है ये लेकर आए हैं इन लोगों के लिए, स्पेशल पर्सन्स के लिए, और इस वक्त काबीना में आप लोगों ने भेजा हुआ है मंजूरी के लिए। इसके कुछ अहम नुकात हमारे साथ शेयर कीजिएगा और दूसरा मुझे बताइएगा कब तक इसकी मंजूरी दे देगी काबीना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये जो बिल है ये हम ऑलरेडी ये कानून साजी हम कर रहे थे, लेकिन इसका जो हमें सबसे बड़ा फायदा हुआ और जो हमें सबसे ज्यादा ताकत मिली इसकी, कि हाई कोर्ट में रिट की गई कि माजूर अफराद के लिए कोई सहूलियात फराम की जाए कानून साजी के हवाले से भी, ताकि कोई इनके हकूक को इनसे छीन ना सके। तो उसके अंदर हाई कोर्ट के साथ हमने मिल के बैठ के हमने ये बिल कानून तैयार किया, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने बहुत तारीफ की है महकमे की कि पॉलिटिकल विल है काम करने के लिए, और क्योंकि रुकावटें थी वो सारी दूर की गई और ये बिल हमने तैयार जो किया है, इसके अंदर जो बहुत वाज़ेह चीजें हैं उसके अंदर माजूर अफराद के हकूक की बात की गई है। हकूक के उनको जिंदगी का हक है, उनको जिंदगी का हक है, उनको चलने फिरने में आसानी का हक है, उनको तालीम का हक है, उनको
एक आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारने का हक है, तो ये सारे हकूक पूरे होंगे तो तब ये माशरे का और हमारी मईशत का ये बड़ा एक यूजफुल हिस्सा बनेंगे। फिर उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन है, किस तरीके से उनके साथ काम किया जाएगा ताकि ये इस माशरे का एक मुफीद हिस्सा बने। फिर जो आखिरी हिस्सा है और वो जो माशरे का मुफीद हिस्सा बनने का रिहेबिलिटेशन की बात होती है, वहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे काउंसिल है जिसके अंदर मिनिस्टर खुद इंचार्ज है, तो उसके अंदर माजूर अफराद भी हैं। हर डिपार्टमेंट जिसका माजूर अफराद का किसी किस्म का भी ताल्लुक है, उनके सेक्रेटरी साहिबान हैं, हमारा अपना सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं, हमारे डीजी हैं, माजूर अफराद हैं, NGOs हैं। और फिर इसको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके गए थे जहाँ पे 4 माजूर अफराद इसके हिस्सा होंगे, DC चेयर करेगा। और माजूर अफराद के कोई एक अदद ऐसे वालिदैन भी जिनके बच्चे माजूर हों, ताकि हमें हर हवाले से माँ बाप की क्या तकलीफें होती हैं, माजूर लोगों को खुद क्या तकलीफें होती हैं, और फिर हम जिलाई लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने इनकी एम्प्लॉयमेंट 3% इंश्योर की है सरकारी गैर सरकारी दफातर में और महकमों में और इंडस्ट्री में। इसके अंदर जो इसके साथ कंप्लाई नहीं करेगा उसके साथ जो उसका जुर्माना उसको देना पड़ेगा, और जुर्माना अच्छा खासा जुर्माना है। जो इनकी हद तक के इज्जत करेगा उसको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा भी है। ठीक है। इसके अंदर इनकी रिहेबिलिटेशन है ऐसे कि जैसे एक आम पाकिस्तान का शहरी होता है। मतलब जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो इसमें देखी गई हैं उनके हवाले से। मुझे बताइएगा ये दुनिया का कोई जी, कानून भी, दुनिया का कोई किसी रियासत में किसी मुल्क में जो कानून है माजूर अफराद के हवाले से ये उसको मैच करता है, अगर उससे बेहतर नहीं है तो। लेकिन तो सर यहाँ पे एक जो अहम सवाल ये आता है, जैसे आपने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हुक्म पर आप लोगों ने ये कानून तैयार किया है, उन्होंने बहुत तारीफ भी की है। जी जी, उनके हुक्म पे नहीं किया, उनकी मुआवनत से किया जी, मुआवनत से किया है और उन्होंने बड़ी तारीफ भी की है आप लोगों की। लेकिन इसमें जो अहम सवाल ये बनता है, क्या इसकी जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या उन लोगों से मुशावरत की गई है, माजूर अफराद से, क्योंकि ये एक अहम रोल प्ले करते हैं, ये अहम स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। बिल्कुल आपने सही बोला, हमने उन लोगों से हमने मशावरत की, NGOs जो उनका ख्याल करती है उनके साथ मशावरत की। हमारे अपने डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जो रिहेबिलिटेशन ऑफिसर्स हैं, हमारे बच्चे बच्चियां, हमने उनसे मशावरत की है और हमने कोशिश की है कि अपने आप को इनके लिबास में डाल के हम उसको सिंपैथी के साथ नहीं एम्पैथी के साथ सोचें कि हमें क्या चाहिए होगा जो हम जिंदगी आम शहरी की तरह जिंदगी गुजार सकें, रियासत हमें क्या सहूलतें दें। हमने रियासत को थोड़ा सा टाइम दिया है इसके अंदर, और वो भी टाइम लाइन्स के साथ दिया है कि हर बिल्डिंग, हर ट्रांसपोर्ट का तरीकाकार वो हमारे माजूर अफराद के लिए आसानियां पैदा करेगा। सड़कों पे इनके लिए आसानियां पैदा होंगी, जहाँ पे शॉपिंग मॉल के अंदर बाथरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे माजूर अफराद के लिए टॉयलेट्स होंगे जिनके अंदर व्हील चेयर जा सकेंगी। तो ये सारी चीजों को हमने, अच्छा फिर इनकी माजूर अफराद को गाड़ियां हम फ्री ऑफ ड्यूटी इंपोर्ट करने की इजाजत देते हैं, तो इनके लिए पार्किंग एरियाज बनाए जाएंगे कि जहाँ पे सिर्फ यही पार्क करेंगे, कोई और नहीं कर सकेगा। और वो शॉपिंग मॉल के दरवाजे के करीब तरीन जगहों पे होंगे, जैसे दुनिया में, जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड में हो रहा है। ठीक है, उस हवाले से भी पूरा काम शुरू किया जा रहा है। सर मुझे बताइएगा, आपके महकमे ने हम कदम प्रोग्राम का भी आगाज किया हुआ है, इस प्रोग्राम के बारे में भी हमें बताइएगा। ये स्पेशल अफराद की किस तरह मुआवनत करेगा और कौन कौन से लोग जो है इसमें अहल होंगे? देखिए, इसके अंदर पहले तो आपके पास वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले जब से मैंने जिम्मेदारी संभाली उससे पहले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था। तो पंजाब में 36 इजला हैं, तो 36 मराकज थे। मेरे आने के बाद हमने इसको हम तहसील लेवल पे ले गए हैं, तो अभी 144 मराकज हैं। और फिर उसके अलावा जो हमने नया काम शुरू किया कि जहाँ पे हमें पता लगता है कि एक साइजेबल कम्युनिटी है कि 5-7 अफराद हैं जो माजूर हैं, हम उनके पास अपनी टीम को हम भेजना शुरू कर रहे हैं। गुजरांवाले में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है कि हम लोग डिजिटल तरीके से ओवर द कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर हम लोग उनके कागजात मंगवा के उनको सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर रहे हैं, और शुरू हो चुका है, और वो इंशाल्लाह पहले चंद सर्टिफिकेट हम इशू करने वाले भी हैं। तो हम इनके लिए जितनी आसानियां पैदा कर सकते हैं, अभी इस टाइम पे जैसे मैं मुल्तान में बैठा हूँ, यहाँ पे महीने में एक दफा
ये मीटिंग होती थी जिसके अंदर ये डिसेबिलिटी को देखा जाता था और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होते थे। हमने यहाँ पे हमारे जो टीम है, हमारे डिविजनल डायरेक्टर हैं मुजम्मिल और उनकी टीम ने हर हफ्ते में एक दफा वो ये शुरू कर दिया है और जिसके अंदर हम डिसेबल लोग आते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उनको सर्टिफिकेट इशू होते हैं। फिर इनको जो प्रॉब्लम आता था वो ये था कि जब ये नादरा के पास जाते थे तो नादरा वाले फिर खत वापस लिखते थे कि भाई ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सच्चा है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करें। तो इसके अंदर 15-20 दिन, महीना और लग जाता था। हमने कल रात को बैठ के जो हमारी मीटिंग हुई उसके अंदर हमने ये फैसला किया कि जब इनकी असेसमेंट होगी डिसेबिलिटी बोर्ड ने, जो लिस्ट हम तैयार करेंगे कि भाई वाकई ये डिसेबल्ड है, हम वो लिस्ट डायरेक्टली नादरा को भेजेंगे ताकि नादरा को 15-20 दिन, महीना ना लगे और इनको सर्टिफिकेट फौरन इशू हो जाए। अभी जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स होंगे वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे और इनको महीने का 2000 रुपया हम देंगे। वो एक डिसेबिलिटी अलाउंस होगा जो इनको और कुछ नहीं, पॉकेट मनी के मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट होंगे उन्हीं को ये 2000 रुपया जो माहाना वजीफा है वो मिलेगा। जी, इससे दो चीजें है ना कि हम लोग क्यों ये कह रहे हैं। देखिए थोड़ी सख्त बात है कि जिसके पास नहीं होगा तो वो बेचारा क्या करे। Exactly. हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हमारे सूबे में हमारे माजूर अफराद हैं कितने, ताकि हमारी अंदर की जो पॉलिसीज बने हम उस तादाद को देख के बात करें। अभी किसी से बात करते हैं, कोई कहता है 10%, कोई कहता है 14%, कोई कहता है 16%। अगर 10% है तो 1 करोड़ 20 लाख है, अगर 16% है तो ये 2.25 करोड़ के करीब है। ये बहुत बड़ी आबादी है हमारी डिसेबल लोगों की। अगर हम उसको उस तरीके से देखें तो हम लोग चाह रहे ये हैं कि हम लोग एक एक बंदे का हमारे पास डेटा हो और फिर माजूरी से ये नहीं है कि हम कह दें माजूर है। माजूर वो भी है जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जिसके जिस्म में कोई ऐसी चीज है। फिर एक चीज है ऑटिज्म, जिसके बारे में हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि जो हमारे दिमाग हमारे बच्चों के किसी न किसी वजह से, और ज्यादातर पंजाब में जो हो रहा है कि जच्चा बच्चा के दौरान कि जो डाई होती है वो अगर सही ना हो, ट्रेन ना हो, तो वो बच्चे का उस टाइम पे जो ऑक्सीजन उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो बच्चा ज़हनी तौर पे उसके दिमाग का कोई हिस्सा मर जाता है और वो फिर जब वो जिंदा तो गुजारता है लेकिन वो सही कभी भी नहीं हो सकता। तो हम इन चीजों को देख रहे हैं। फिर जो हमारी कजन मैरिज, लेकिन दूसरा सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे ये इशू भी उठाना है क्योंकि लास्ट जो वीक चल रहा था उसमें माजूरों का जो है आलमी दिन मनाया गया था और हमने इस पे टॉपिक पर बात भी की थी। और जैसे वजीफे की आप बात करें कि 2000 रुपया महाना दिया जाएगा, तो हमने उनसे भी ये बात की तो उन्होंने कहा था ये नाकाफी पैसे हैं, हमारा इसमें गुजारा नहीं होता। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जो 3.5 अरब रुपए हैं इनको स्किल्स डेवलपमेंट यहाँ पे रोजगार के हवाले से, वसाइल के हवाले से यूज किया जाए? वो अलग है, वो एक अलग प्रोग्राम है पूरा। लेकिन ये 2000 रुपए महीना कुछ भी नहीं है, ये हम समझते, लेकिन हम एक बताने की कोशिश करें कि रियासत को एहसास है, रियासत अपने रिसोर्सेज से, और ये खान साहब ने बहुत बड़ी हिम्मत की है। देखें सियासी हुकूमतें डेवलपमेंट को देखती हैं, वो कि भाई चीज नजर आनी चाहिए, ये बड़ा पुल है, ये बड़ी सड़क है, ये फलान लगा दिया, फलान कर दिया। हम लोगों का एक वादा जो था कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे, हम इंसानों की बेहतरी फलाह बहबूद के लिए हम काम करेंगे। तो ये बहुत छोटा एक हकीम सा एक कदम है हमारी तरफ से। इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरे अलग प्रोग्राम्स हैं, इनके जॉब प्लेसमेंट के लिए पूरे अलग प्रोग्राम्स हैं, इनकी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हम एहसास प्रोग्राम के साथ मिलकर इनको कर्जे दिलवा के इनकी छोटे छोटे कारोबार शुरू कर रहे हैं। अभी मैं मुल्तान में हूँ, आप माने ना माने, दुनिया का पहला कस्टमाइज व्हील चेयर कारखाना हमारी एक बेटी है माजूर जाहिदा, वो बना रही है, वो उसने बनाया हुआ है और हर महीने वो 500 चेयर्स, वो 300 चेयर्स सॉरी, हर महीने वो बना सकती है और कस्टमाइज। अगर मैं जाता हूँ तो मेरे साइज को वो देखेगी, मेरे वजन को देखेगी और मुझे किस किस्म की व्हील चेयर पसंद है, किस रंग की पसंद है, तो वो फिर उसके मुताबिक वो व्हील चेयर बनेगी। और वो ऐसी व्हील चेयर है कि आप बाहर से आपको लाख रुपए की मिलेगी, हमारे पास से आपको 20 और 25 हजार रुपए के दरमियान वो व्हील चेयर मिलेगी। ये माजूर अफराद कर रहे हैं, तो ये स्किल डेवलपमेंट उनको किससे सिखाई, तो यही बड़ी बातें हैं। और फिर हम और लोगों को ट्रेन करें कि बाकी इलाकों में भी करें और अपने मोबाइल रिपेयर वर्कशॉप हो, टायर रिपेयर वर्कशॉप हो, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो, गाड़ी के मैकेनिक हो, ये छोटी छोटी चीजें जहाँ पे इनको जिंदगी में किसी के आगे कभी भी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, अपने खानदान में, माशरे में ये एक मुफीद
हिस्सा बने उनका। बिल्कुल। और दूसरा सर, हम देखते हैं कि नाबीना अफराद हर कुछ अरसे बाद जो है वो एहतजाज करते हुए सड़कों पर हमें नजर आते हैं। क्या ये बिल उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेगा जब ये बिल आ जाएगा? सबसे बदकिस्मती से मैं थोड़ी सख्त बात करूंगा, लेकिन वो इसलिए थोड़े थोड़े अरसे के बाद सड़कों पे आते हैं कि हम लोग उनसे झूठ बोलते हैं। और हम उनको सड़क से हटाने के लिए सिर्फ उनको झूठे दिलासे देके और उनको एक साइड पे करते हैं ताकि सड़क ब्लॉक ना हो और ये काम चले, क्योंकि उनके ऊपर डंडे चलाए नहीं जा सकते हैं, नाबीना है, माशरा क्या कहेगा। तो फिर आसान तरीका होता है कि हम उनसे झूठ बोलते हैं कि ये कर देंगे और हम करते नहीं है। तो इस हुकूमत ने पहली दफा आके अभी पिछले हमारे 2 वजीर थे, उनने 245 बंदों को परमानेंट जॉब्स दिए हैं। और अभी मैंने एक समरी साइन की जिसके अंदर 665 हमारे नाबीना भाई बहनें हैं जिनको हम उनको हम डेली वेजेस के ऊपर ला के फिर उसको जैसे जैसे महकमों में जगह बनती रहेंगी उनको हम रेगुलराइज करेंगे। ठीक है। देखें, हम जो मर्जी कर लेना हम वो नाकाफी होता है, क्योंकि रियासत का काम है कि अपने बच्चों का ख्याल करना और एक इंसान का काम है अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसकी मुआवनत करना, उसकी खिदमत करना, उसके लिए बेहतरियां पैदा बिल्कुल करना। ऐसे ही। और सर, आप लोग बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि तमाम तर जो सहूलियात हैं उन लोगों तक पहुंचाई जाएं जो इस चीज़ के एक्चुअल में हकदार हैं। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये नया बिल जो है इनकी तरफ से लाया जा रहा है और इस वक्त काबीना में भिजवा दिया गया है मंजूरी के लिए, और इंशाल्लाह मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद जो डिसेबल पीपल हैं जिनकी शिकायत रहती हैं कि हमारे साथ ताउन नहीं किया जाता, हमें वो तमाम तर सहूलियात नहीं दी जाती जिनके हम हकदार हैं, उन तक ये तमाम तर चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। आलमी शहरत याफ्ता गायक सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान आज अपनी 47वीं सालगिरह मना रहे हैं। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से मौसीकी के शोबे में PhD की डिग्री से नवाजा गया, जबकि वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा चुके हैं। लेजेंडरी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के भतीजे होने के बायस उनकी गायकी की तरबियत चचा के हाथों हुई, जिनकी मिरास उन्होंने आगे बढ़ाई। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तारीख गवाह है कि जब भी मुल्क व कौम के दिफा की बात आई है ना, तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जुर्रत, बहादुरी और शुजात की वो दास्तानें रकम की हैं जिसकी आज तक मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान की फिर चाहे बड़ी अफवाज हो, पाक फजाइया हो या फिर पाकिस्तान नेवी हो, हर फौज ने सरहदों की हिफाजत की है और इस अंदाज में की है कि हर पाकिस्तानी का सीना चौड़ा और सर फख्र से बुलंद हो जाता है। हमारा अज़ली दुश्मन भारत किसी भी मौके पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। 27 फरवरी और 4 मार्च 2019 की हालिया मिसालें हम सबके सामने, लेकिन हमारी अफवाज हम्मा वक्त तैयार रहती है और भारत की नापाक साजिशों के जवाबात भी भरपूर देती है। 9 दिसंबर 1971 भी मुल्क की दिफा का एक रोशन और अहम बाब है, जब पाक भारत जंग में पाक नेवी की आबदोज हंगोर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। आज ही के दिन हंगोर ने भारतीय जंगी जहाज खुकरी को गर्काब किया। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार किसी आबदोज ने बहरी जहाज को नाबूद किया था। यही नहीं, हंगोर आबदोज ने भारत के दूसरे जंगी जहाज करपान को भी मफलूज किया था और पाक बहरिया की आबदोज हंगोर का कारनामा हमारे दुश्मनों को कभी नहीं भूलने वाला। 9 दिसंबर को दुश्मन को कारी जर्ब लगाने के बाद 13 दिसंबर को मिशन की तकमील के बाद वतन वापस लौटी और भारतीय बहरी जहाज खुकरी का समंदर में पाक बहरिया के हाथों गर्काब सिर्फ एक जंगी जहाज की तबाही नहीं थी, बल्कि उसके बायस भारतीय बहरिया का मोराल और नापाक अजाइम दोनों को हम लोग खाक में मिला चुके थे। सन 1971 की पाक भारत जंग में भारतीय बहरिया को नाको चने चुबवाने वाली आबदोज की याद में आज जनाब हंगोर डे मनाया जा रहा है और इस दिन की अहमियत के हवाले से आज हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमांडर नसीम अहमद हैं, ताल्लुक है इनका पाक बहरिया से और सबमरीनर भी हैं।
कमांडर नसीम, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। कमांडर नसीम, जैसे आज हम हंगोर डे मना रहे हैं और ये पाक बहरिया और पाकिस्तान की तारीख का एक अहम और रोशन बाब है, तो सबसे पहले इसकी डिटेल्स हमें हमारे साथ शेयर करें, हमारे देखने वालों के साथ। इसको हंगोर डे क्यों कहा जाता है? अच्छा, पहले मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि मुआरका हंगोर ना सिर्फ पाक बहरिया का बल्कि पाकिस्तान की जंगी तारीख का वो रोशन बाब है कि जिसकी बहादुरी और शुजाअत की मिसाल हमें नहीं मिलती। बिल्कुल, क्योंकि ये बात है जब सन 71 की जंग के बादल मंडला रहे थे ठीक, और पाक बहरिया का मुकाबला अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन के साथ था। और 22 नवंबर को जब इट वाज इमिनेंट कि वॉर इज़ इमिनेंट, तो हमने पाक बहरिया ने हंगोर को सेल कराया। ठीक है। और समरीन्स के बारे में मशहूर है कि दे आर दी फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। तो जंग से पहले हंगोर जो थी वो अपने पेट्रोल एरिया के अंदर थी, दुश्मन की बंदरगाह मुंबई के सामने। और ये हुआ इस तरह कि जब 4 दिसंबर को दुश्मन ने पहला अटैक लॉन्च किया कराची के ऊपर, ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से, ठीक है, इंडियन नेवी ने। और उससे पहले जो है ये फ्लीट हंगोर डिटेक्ट कर चुकी हुई थी। और कंप्लीट रेडियो साइलेंस को ब्रेक करते हुए हमने, क्योंकि सिचुएशन डिमांड करती थी कि हम, इट वाज द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्रीमैन, हंगोर ने ये पैगाम दिया बैक इन कराची हेडक्वार्टर कि दुश्मन की फ्लीट डिटेक्ट हो चुकी है। ठीक है। और एनिमी को ये डिटेक्शन हो चुकी हुई थी कि इस एरिया में पाकिस्तान की सबमरीन ऑपरेट कर रही है। उसके बाद उन्होंने कंप्लीट ASW जो उनका स्क्वाड्रन था, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स, स्पेसिफिकली डिज़ाइन कि वो एक सबमरीन को हंट करे, उनको भेजा कि हंगोर को ढूंढें, एंड द ऑर्डर वर टू सिंक द हंगोर। ठीक है। और इसी असना के अंदर जो है वो जब हमें हंगोर का जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कमांडर अहमद तस्नीम, उनको जब पता चला कि इस एरिया में एनिमी शिप्स ऑपरेट कर रहे हैं बट दे वर क्लोज टू देयर एरिया, पेट्रोल एरिया, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से परमिशन ली और उस एरिया में गए जहाँ पे कि इंडियन शिप्स ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। उस वक्त 2 शिप्स थे इंडियन ASW शिप्स, हुकरी और किरपान, ठीक है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू हंट अ सबमरीन। अच्छा जी। और 9 दिसंबर को जो है ये शिप्स डिटेक्ट हुए और 7:27 को शाम को सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर ने पहला टॉर्पेडो लॉन्च किया, जो पहला शिप था किरपान को। ठीक है। और वो पहला टॉर्पेडो जो है वो मिस हो गया, किरपान को हिट नहीं हुआ। ठीक है। और उमूमन होता ये है कि जब भी सबमरीन वेपन लॉन्च करती है वो अपनी पोजीशन डिस्क्लोज कर देती है और उसके बाद जो है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सबमरीन टू हाइड। और उस टफ सर्कमस्टांसेस के अंदर क्रू ने अपना कंपोजर मेंटेन किया, क्योंकि पहला टॉर्पेडो मिस हो चुका हुआ था, सबमरीन अपनी पोजीशन डिस्क्लोज कर चुकी हुई थी। अब उनको पता चल गया कहाँ पर है हमारी सबमरीन। बट दे डिड अ डेयरिंग एक्ट। उन्होंने इमीडिएटली सेकंड वेपन लॉन्च किया हुकरी के ऊपर, जो कि उनके एक स्क्वाड्रन कमांडर का शिप था, कैप्टन महिंद्रा नथ उसके ऊपर थे। और वो टॉर्पेडो जाके सीधा जाके हुकरी को हिट हुआ लग गया। ठीक है। और विद इन 2 मिनट्स दैट शिप वाज संक। और जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिस इज द ओनली कन्वेंशनल सबमरीन व्हिच हैज संक फ्रिगेट। तो ये बड़ा टफ था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनके ऊपर उनको शिकस्त फाश कर दिया। बिल्कुल, ये बहुत टफ था। और इसके बाद इंडियन नेवी ने एक जो 3rd स्ट्राइक थी कराची के ऊपर, ऑपरेशन ट्रिम्स के नाम से वो है, और इट वाज अ मैसिव अटैक प्लान ऑन कराची मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। वो उन्होंने अपना बर्डन कर दिया और पूरी इंडियन वेस्टर्न फ्लीट जो थी, दे वर इन सर्च ऑफ हंगोर फॉर 3 डेज। तो मुझे कमांडर नसीम ये बताइएगा, इस हमले में दुश्मन का जो कितना नुकसान हुआ था, जानी नुकसान? खुकरी वाज संक विद इन 2 मिनट्स। ओके। 176 उनके CPU सेलर्स थे, दे वर डेड, और 18 ऑफिसर्स। और हमारे जो हंगोर को जो कमांडर जो थे वो कौन थे, और हमारे सेलर्स वहाँ पे उतने कितने मौजूद थे उसके अंदर? हमारे पास हमारी जो हंगोर थी उसके ऊपर 8 ऑफिसर्स थे, ठीक है, और 46 CPU सेलर्स थे, जिन्होंने ये जो हमला है, ये कामयाब, ये मिशन हमारे साथ और हमारी तारीख एक रकम की है, जिसकी आज तक, जैसे कमांडर नसीम ही बता रहे हैं, कि नहीं मिलती इस तरह की मिसाल। अब पूरी दुनिया में देख लें, पाकिस्तान की जो मिसाल है ये नहीं करने में। मैं आपकी बात को इसी बात को मैं सब्सटेंशिएट करूँगा कि एक ब्रिटिश राइटर हैं आयन बेलेटीन, उन्होंने एक किताब लिखी थी सबमरीन्स के ऊपर, ठीक है, द डेडली ट्रेड, जिसके अंदर कंप्लीट आज तक जितने भी सबमरीन के एक्सीडेंट्स हैं और सबमरीन के मिशंस हैं,
उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। इस किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक चैप्टर है हंगोर हंट के नाम से, जो एक राइटर ने लिखा है, और उसके अंदर यही चीज़ बताते हैं कि ऑन हर फर्स्ट वॉर पेट्रोल हंगोर मेड हिस्ट्री with the first sinking of a warship by a submarine since the end of Second World War. It was no mean feat for such a young navy against a powerful neighbor. तो हम 3 गुना बड़े एनिमी के साथ नबर्द आजमा थे और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी उस टाइम पे। बिल्कुल बेशक ऐसे ही है। कमांडर नसीम, मुझे बताइए कि आपकी यूनिफॉर्म पे इंसिग्निया लगा हुआ है, इसके बारे में बताइएगा, ये कैसे मिलता है? अच्छा, सबमरीन जो है वो एक स्पेशल आर्म है पाकिस्तान नेवी की, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर्स जाते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं या सेलर्स हैं। और उस वॉलंटियर करने के बाद एक मेडिकल होता है जिसको हम चैम्बर टेस्ट कहते हैं, बिकॉज यू हैव टू ऑपरेट अगेंस्ट द नेचर अंडर द वाटर। और उस मेडिकल को क्लियर करने के बाद, उस चैम्बर टेस्ट को क्लियर करने के बाद एक इनिशियल ट्रेनिंग होती है हमारी। उस इनिशियल ट्रेनिंग जिसको हम एकेडमिक ट्रेनिंग कहते हैं, उसके बाद फिर हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद एक कंप्लीट एक प्रोसेस है। उससे गुजरने के बाद सर्टेन ब्लॉक्स हैं, आपने वो क्वालिफाई करने होते हैं, और फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। एक प्रोसेस से गुजरने के बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको ये, हम इसको डॉल्फिन कहते हैं। अच्छा। देन यू आर एंटाइटल्ड टू वियर दिस डॉल्फिन। तो पानी के नीचे कई हफ्ते रहना पड़ता है सबमरीन के अंदर, तो कैसा वो एक्सपीरियंस होता है, कैसा जज्बा होता है आप लोगों का, हम वो जानना चाहते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये बहुत टफ है कि कई हफ्ते कई महीने आप लोगों ने पानी के अंदर रहना होता है, और वो भी नीचे। तरस नहीं जाते सूरज को देखने के लिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि सबमरीन लाइफ इज़ द टफेस्ट लाइफ ऑन अर्थ बेसिकली आफ्टर द एस्ट्रोनॉट्स, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग अगेंस्ट द नेचर। जिस तरह मैं और आप अभी बैठे हुए हैं, हम एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, बट वंस वी आर अंडर द वाटर एंड इट इज़ लाइक अ इनकैप्सुलेटेड कैप्सूल, और उसके अंदर जो है आप 60-70 बंदों को रखते हैं, और उनकी एक ह्यूमन कंजप्शन की एक ऑक्सीजन है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, उसको पूरा करना। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देयर आर आर्टिफिशियल मीन्स ऑन बोर्ड, ऑक्सीजन कैंडल्स हैं, हाइड्रोजन बर्नर्स हैं, रीजनरेशन यूनिट्स हैं फॉर एयर विटलाइजेशन, बट दीज आर्टिफिशियल मीन्स आर नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ नेचर। तो ये इन्वायरमेंट है, एक क्लास्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट होता है, आप एक कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर रहते हैं, फिर इतना ज़्यादा वेपन्स होते हैं वहाँ पे। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपने ऑपरेट करना होता है और अपने मादरे वतन का दिफा करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके लिए बहुत जज्बा चाहिए है, जो पाक बहरिया हमारी तमाम तर जितनी भी अफवाज हैं उनके पास मौजूद है। कमांडर नसीम, अब कुछ बात कर लेते हैं सबमरीन्स के हवाले से। हमें बताइए कैसे वजूद में आई ये सबमरीन, और इस वक्त पाकिस्तान में किस साख्त की या कौन कौन सी साख्त की सबमरीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है? जी, हमारे पास सबसे पहले वी आर द फर्स्ट वन टू ऑपरेट द सबमरीन इन द रीजन, ओके, बिफोर इंडिया। हमारी पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, दे वेरी वाइजली डिसाइडेड कि हमारे पास सबमरीन्स होनी चाहिए। बिफोर 1965 वॉर वी वर ऑपरेटिंग गाजी, ठीक है। इन 1964 वी गॉट द गाजी, द फर्स्ट सबमरीन फ्रॉम यूएस, अ टेंच क्लास सबमरीन, ठीक है। और 65 के वॉर के बाद जो है हमने 1966 के अंदर फ्रांस के साथ हमारी डील हुई थी 3 डेफनी क्लास सबमरीन्स की, कन्वेंशनल सबमरीन्स। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि जो 1960s की डेकेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 63 टिल 70, ये बड़ी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बड़ी डेडलीस्ट डेकेड थी फॉर द सबमरीन्स। बड़े एक्सीडेंट हुए इसके अंदर सबमरीन के। टोटल 7 सबमरीन मुख्तलिफ ममालिक की डूबी थी फ्रॉम 63 टू 70, जिसके अंदर से 2 अमेरिकन थी और 2 फ्रेंच थी, एक जर्मन थी, एक इजरायली थी। और इन सारे एक्सीडेंट्स ने हमारे जो सबमरीन का क्रू था, जो उस वक्त फ्रांस में ट्रेनिंग कर रहा था, उससे बिल्कुल मुतासर नहीं हुआ। और वो इस वक्त की ज़रूरत समझते हुए उन्होंने मुकम्मल जान पेशानी के साथ और अपनी एक मेहनत लगन के साथ अपनी इस एक मास्टरी डेवलप की इस सबमरीन ऑपरेशंस के ऊपर। और हमारी पहली सबमरीन जो थी हंगोर थी, वो 1 दिसंबर 1969 को कमीशन हुई थी, ठीक है। इसी तरह मांगरो सेकंड सबमरीन और शुशक तीसरी सबमरीन हमारी। और ये तीनों सबमरीन जो हैं वो अगस्त 70 से पहले पाकिस्तान में डिलीवर हो चुकी थी। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स था हमारा 60s की डेकेड। और उसके बाद फिर हम इस सफ़र हमारा रुका नहीं, और फिर हमने अर्ली 80s के अंदर हमने अपनी अगोस्ता 70 सबमरीन्स ली फ्रांस से,
और फिर हमने 90s की डेकेड के अंदर हमने 3 अगस्त 1990 सबमरीन की डील की थी जो हमारे पास आई थी। तो कमांडर नसीम मुझे बताइए, क्या सबमरीन में सर्व करने के लिए मतलब खसूसी तरबियत लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कितनी देर की होती है, और जो सेलर्स होते हैं इस मिशन के दौरान उनको कितनी देर उसमें रहना पड़ता है? अच्छा, इसके क्रू के अंदर आई मे नॉट बी एबल टू टेल यू दी एग्जैक्ट फिगर्स के कितने दिन के लिए, बट इट डिपेंड्स अपॉन द मिशन। ठीक है कि कितने दिन का मिशन है और आपने ये बैलेंस स्ट्राइक करना होता है, बिकॉज नॉर्मल कार है, एयरक्राफ्ट है या सरफेस शिप है, उसका जो दे प्रोपल्शन इज ऑन द इंजन्स के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके एयर और फ्यूल होना चाहिए। बट ये लिबर्टी सबमरीन के पास नहीं होती, बिकॉज वी ऑपरेट इन डिफरेंट डोमेन अंडर द वाटर जहाँ पे एयर नहीं है हमारे पास। तो हमारी जो प्रोपल्शन होती है वो कि इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर होती है, और इलेक्ट्रिक मोटर आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उसको चार्ज करना होता है बैटरीज की वजह से। अब डिपेंडेंस किसके ऊपर है? हमारी इंड्योरेंस कि हमारी बैटरी की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन यू आर यूजिंग, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू नीड टू चार्ज। एग्जैक्टली, हाँ। तो इसी तरह सबमरीन भी जो है वो बैटरीज के ऊपर चल रही होती है। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव टू चार्ज इट, हमें ऊपर आना पड़ता है और इंजन रन करके उससे हमने अपनी डीजल जनरेटर से अपनी बैटरीज को चार्ज करना होता है, और वो हमारी इंड्योरेंस डिफाइन करती है। वी ऑपरेट फ्रॉम कपल ऑफ डेज टू द मंथ्स, यू कैन से। तो जैसे अभी आपने कमांडर नसीम सबमरीन गाजी की भी बात की, और वो उसकी भी एक कह लें कि बेमिसाल है, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। उसने भी दिफाए वतन के लिए बहुत सारी जो है वो खिदमात सर अंजाम दिया है। उसमें शहीद होने वाले 93 जो सेलर्स थे उनकी खिदमात भी फरामोश नहीं की जा सकती हैं। उनके वाले से क्या कहेंगे आप? गाजी हमारी सबमरीन सर्विस का वो बाब है कि जो हमें हमेशा इंस्पायर करता रहता है। हमारी जो सबमरीन की बेस है वो कराची के अंदर है, जिसे हम PNS आबदोस कहते हैं। ठीक है। और जो हमारी बेस है उसके अंदर यादगार शोहदा है, जिसके अंदर हमारे सारे गाजी के जो 93 शोहदा जिनका आपने बताया उनके नाम लिखे हुए हैं। जब भी हम सी में जा रहे होते हैं तो हम उस यादगार शोहदा से गुजर के जाते हैं। जब भी सी में जाते हैं तो जब हम उनकी तरफ देखते हैं, उनके नामों की तरफ, तो ये एक इंस्पिरेशन हम अपने अंदर हमारे अंदर आती है कि मादर वतन के लिए जब भी हमें मौका मिला हम इंशाल्लाह ऐसी मिसाल फिर देंगे। और एक बहुत बड़ा कारनामा है उन लोगों का। आप देखें कि 71 की जंग के अंदर ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबमरीन थी, उस टाइम पे काफ़ी ओल्ड सबमरीन थी, बट उनको मिशन दिया गया और वो कराची से सेल किया उन्होंने डाउन साउथ ऑफ श्रीलंका, इंडियन पोर्ट विजाग जो कि ईस्टर्न थिएटर के अंदर है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, विजाग विशाखापट्टनम। ठीक है। 2200 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस ट्रेवल करके गई थी वो सबमरीन, और ऑन स्टेशन थी जस्ट 1.5 नॉटिकल माइल फ्रॉम द इंडियन हार्बर। ठीक है जी, आज हंगोर डे मनाया जा रहा था, इस हवाले से हमने खसूसी तौर पर ये सेगमेंट आप लोगों के लिए बनाया था कि आप लोगों को पता चल सके कि ये क्यों दिन मनाया जाता है और हंगोर डे पर क्या ऐसा कारनामा हुआ था कि जिसको पूरी दुनिया याद करती है और पाकिस्तान की तारीख का एक अहम बाब है और रोशन बाब भी है। कमांडर नसीम अहमद हमारे साथ मौजूद थे, पाक बहरिया से इनका ताल्लुक है और सब मरीनर भी हैं। कमांडर नसीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने खसूसन आज के दिन वक्त निकाला और इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की है, और उम्मीद करती हूँ जनाब आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे अब आपने इजाज़त देनी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।